हम अपनी आइडेंटिटी में इतने फंस जाते हैं कि उसको ही हम छोड़ नहीं पाते हैं। एंड जब कभी भी आप ज़िंदगी में किसी भी मकाम पे हों वेयर यू फील दैट योर करंट आइडेंटिटी इज़ नॉट वर्किंग एनी मोर, वट एवर द रीज़न, आप खुश नहीं हैं, पैसा नहीं कमा पा रहे हैं, चीज़ें सही नहीं चल रही हैं, जो भी है, द एबिलिटी फॉर यू टू लीव दैट आइडेंटिटी एंड क्रिएट अ फ्रेश वन, दिस फॉर मी। इफ वी कुड maybe compile a bunch of beliefs जो लोगों को पुअर रखते हैं या गरीबी में रखते हैं या एक पावर्टी माइंडसेट में रखते हैं, और वो दोस्त भी, बिकॉज क्लियरली ऐसा होगा ना, आप बोल रहे हो कि आई नो हाउ यू लिव योर लाइफ, राइट? यू आर वेरी कंजर्वेटिव, यू टेक लॉट्स ऑफ ट्रिप्स, अदरवाइज यू डोंट स्पेंड टू मच मनी ऑन। मैंने आपका भी लाइफ स्टाइल देखा हुआ है। इन अ वे यू आर एबल टू कीप सो मच मनी यू हैव बिकॉज यू डोंट स्पेंड इट लैविशली हर जगह, कि सबसे बड़ा घर, सबसे बड़ी गाड़ी और लोगों को दिखाना। ये दिखावे का कल्चर नॉर्थ में ज़्यादा प्रेवलेंट है वैसे भी। बट कुछ ऐसे बिलीव्स होते हैं जो लोगों को हमेशा गरीब रखते हैं, चाहे उन पे 15 लाख भी आ जाए एक दिन में, 15 करोड़ भी आ जाए, वो फिर भी मेंटली गरीब रहते हैं और दे लूज दैट मनी, राइट? सो यू वर बॉर्न इनटू वेल्थ, लाइक मिडिल क्लास फैमिली? मिडिल क्लास फैमिली, आपने भी यही बताया था। तो कुछ आपके मिडिल क्लास के मेंबर्स आज भी ऐसे हैं जो शायद मिडिल क्लास में ही रहते हैं, बट यू गाइस सॉर्ट ऑफ, आप लोगों ने वो लाइन क्रॉस कर दी और आप अपनी जनरेशन, अपनी फैमिलीज में फर्स्ट वो लोग बन गए जिन्होंने you became the crorepati's, you became the one who changed the trajectory of the family. तो वो करने के लिए आपने कौन से बिलीव्स को छोड़ना पड़ा पैसे को लेके? मैं एक बड़ा काउंटर इंट्यूटिव आंसर दूंगा इसमें। एजुकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट, और हम लोग इंक्लूडिंग ऑल ऑफ अस, हम लोग कहीं ना कहीं एजुकेशन को बहुत ज़्यादा बैश कर देते हैं कि एजुकेशन नहीं, स्किल सीखो, ये करो, वो स्किल है अपनी जगह पे है, प्रैक्टिकल चीज़ें। बट मेरे केस में मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जो पढ़ाई करी उसने मुझे अपने, जो भी मेरे फ्रेंड्स हैं, जो भी, मैं किसी को ऐसे नीचे नहीं दिखाना चाहता, बट डेफिनेटली जो मॉनेटरी गैप आया उसमें एजुकेशन ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया। मेरे को एजुकेशन की वजह से बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिली, मैंने अपना सीए कंप्लीट किया, तभी मैं सीए स्टूडेंट्स को पढ़ा भी पाया अच्छे से, राइट? एंड उसी की वजह से मुझे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिली। मेरे फाइनेंस की एजुकेशन अगेन वहीं से मुझे समझने को मिली सारी चीज़ें। ऑन द कॉन्ट्री मैंने देखा कि होंगे ऐसे एक्सेप्शनल केसेस जहाँ पे एजुकेशन के बिना भी वो बहुत ऊपर चले गए होंगे। फिर वहाँ पे मैं बोलूँगा कि ना सर्वाइवरशिप बायस बहुत ज़्यादा दिखाई जाती है। फॉर एग्जांपल हम मार्क ज़करबर्ग की बात करते हैं, कॉलेज ड्रॉप आउट। अब कितने ड्रॉप आउट हैं जो कुछ भी नहीं कर पाए होंगे, है ना? अब उनकी कोई बात ही नहीं है, उनके बारे में किसी को पता ही नहीं है। तो मुझे एक डिफ्रेंशिएटिंग फैक्टर लगता है, अगर मैं अपने इमीडिएट फ्रेंड सर्कल में देखता हूँ तो मुझे एक डिफ्रेंशिएटिंग फैक्टर लगता है एजुकेशन। सेकेंड चीज़ मुझे समझ आती है, टेक्नोलॉजी की तरफ जो मेरा झुकाव था, आई थिंक उसने बहुत ज़्यादा जो है हेल्प करी मेरी आगे बढ़ने में, राइट? ट्रेडिशनल अप्रोच ना रखते हुए थोड़ा सा फ्यूचरिस्टिक हो गए। बहुत ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक तो हम नहीं हो पाए, नहीं तो आज हम ओपन एआई बना के बैठे होते। जितना भी हो पाए अपने अपने उसमें, वहाँ पे मुझे थोड़ा सा एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर लगा कि टेक्नोलॉजी का यूज़ मैंने सही टाइम पे सही तरीके से सीखा, एंड ट्रेडिशनल सोच थोड़ा सा हट के सोचा मैंने, थोड़ा सा हट के सोचा। जैसे ऑनलाइन कोचिंग वर्सेस फेस टू फेस क्लासेस, हमारे यहाँ पे फेस टू फेस द बोलते हैं जब क्लासरूम चल रहा होता है। तो जब मैंने एंट्री ली थी कोचिंग में, तो फेस टू फेस ऐसे चलता था, जैम पैक्ड ऑडिटोरियम्स होते थे, 700 बच्चे पढ़ा रहे हैं, एक टीचर बैठ के। तो हमारे लिए ना कोई एंट्री पॉइंट ही नहीं था वहाँ पे, क्योंकि टीचर इतने फेमस हो चुके थे कि नाम से सब कुछ होता था। देन आई रियलाइज्ड कि अब यहाँ तो कुछ नहीं हो पाएगा एंड वी हैव टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। तो फिर ऑनलाइन के बारे में सोचा, यूट्यूब के बारे में सोचा। एक ब्लेसिंग रही मेरे पास कि मैं यूट्यूब पे बहुत जल्दी आ गया था इन कंपैरिजन टू द अदर सीए टीचर्स, राइट? तो वहाँ से मुझे लगता है दो चीज़ें, एजुकेशन प्लस थोड़ा सा टेक्नोलॉजी की तरफ झुकाव और ट्रेडिशनल थॉट से हट के थोड़ा सा सोचना, आई थिंक इसने बहुत बड़ा रोल प्ले किया। सेकेंड वाला पॉइंट मेरे लिए तो फॉर श्योर आई थिंक गोज बैक टू द ओरिजिनल पॉइंट दैट आई वाज मेकिंग, कि हम अपनी आइडेंटिटी में इतने फंस जाते हैं कि उसको ही हम छोड़ नहीं पाते हैं। एंड जब कभी भी आप ज़िंदगी में किसी भी मकाम पे हों वेयर यू फील दैट योर करंट आइडेंटिटी इज़ नॉट वर्किंग एनी मोर, वट एवर द रीज़न, आप खुश नहीं हैं, पैसा नहीं कमा पा रहे हैं, चीज़ें सही नहीं चल रही हैं, जो भी है, द एबिलिटी फॉर यू टू लीव दैट आइडेंटिटी एंड क्रिएट अ फ्रेश वन, दिस फॉर मी इज़ अ सुपर पावर। एंड बहुत बहुत कम लोग ये कर पाते हैं, क्योंकि हमारी ट्रेनिंग ऐसी नहीं है। हमें हमेशा बोला गया कि जो तुम बन चुके हो ना, तुम उस वजूद को एकदम जकड़ के रख लो, क्योंकि वही तुम्हारा वजूद है। तो मैं पूछूंगा, नीरज क्या करते हो, एंड वो एक डेजिग्नेशन होगी एक कंपनी में, और वही तुम्हारी आइडेंटिटी है, वही तुम्हारा पूरा वजूद है। एक तुम बाप हो, तुम बेटे हो, तुम एंटरप्रेन्योर हो, तुम स्पोर्ट्स वाले हो, तुम गायक हो, वो सब गया भाड़ में। मैं एक्स हूँ वर्किंग एट वाई, दैट्स ऑल दैट देयर इज टू अस। एंड हम उसको ऐसे गले लगा देते हैं कि छोड़ना ही नहीं है।
बिकॉज वी कांट विजुअलाइज आवर सेल्स इन एनी अदर वे. जो इंसान ये कर पाता है, ही गिव्स हिमसेल्फ और हर सेल्फ अ शॉट. ज़रूरी नहीं है कि इसकी वजह से कुछ होगा, सर्वाइवरशिप बायस बहुत स्ट्रांग है, लेकिन कम से कम एक मौका तो मिलता है. एंड फिर अपने ऊपर थोड़ा सा विश्वास ऑफ दैट अगर कुछ नहीं भी हुआ, वी कैन इमर्ज फ्रॉम इट अगेन. But from a money perspective, there was one mindset that really helped, and that was, I think, Rich Dad Poor Dad ने कहीं वो दिमाग में डाला था, but when you see it in practicality, then it helped. Book मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आई थी, पर ये एक एस्पेक्ट मुझे बहुत अच्छा लगा था, which is गरीबियत का माइंडसेट. गरीब का माइंडसेट नहीं, गरीबियत का माइंडसेट होता है मेरे आमदनी में से मेरे खर्चे निकलेंगे, फिर जो बचेगा उसको इन्वेस्ट करेंगे. एंड इसका मतलब ये कि जिस महीने खर्चे ज़्यादा हो गए उस महीने इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, जिस महीने खर्चे बहुत ज़्यादा हो गए इन्वेस्टमेंट टूटने लगेगी, जिस महीने खर्चे थोड़े कम हुए शायद इन्वेस्टमेंट हो जाएगी. ये गरीबियत का माइंडसेट. अमीरियत का माइंडसेट है तनख्वाह में से सबसे पहले मैं इन्वेस्ट करूँगा, फिर जो बचेगा उसमें से मेरे को अपना खर्चा निकालना है, एंड उसी में सीखना है. क्योंकि जो मेरा इन्वेस्टमेंट है वो मेरी खुद की इन्वेस्टमेंट है. बैंक का जब EMI 5 तारीख को निकलना होता है तो बैंक को नहीं फ़र्क पड़ता कि तुम्हारा का मूड कैसा है, तुम्हारी तबीयत ठीक है कि नहीं है, खर्चे हुए कि नहीं खर्चे ठीक है कि नहीं है, शादी सही से चल रही है कि नहीं, तनख्वाह आ गई, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता. उसको 5 तारीख चाहिए पैसा. अब तुम खुद के लिए ऐसा क्यों नहीं सोचोगे? खुद के लिए ये कन्वीनियंस क्यों आ जाती है कि यार इस बार ना पार्टी थोड़ी ज़्यादा हो गई, तो 10 साल बाद वाले विनम्र को टाटा बाय बाय आज नहीं करेंगे, बाद में कभी उसकी भी इज्जत करेंगे. दैट शुड नॉट बी द केस, एंड दैट आई फील, एंड शायद नीरज जो मैं इस पर रिलेट कर पाएंगे, मे बी यू स्टिल यंग टू डू इट. कंपाउंडिंग एक थियोरी होती है व्हेन यू आर यंग, इट बिकम्स अ रियलिटी व्हेन यू हिट अ सर्टेन एज, क्योंकि तब आप देखते हैं उसको होते हुए. एंड आई कैन नॉट बिगिन टू टेल यू कि 13% एवरी ईयर फॉर 20 years इज insane. It is like you will compound your money every 5 years or so, 6 years or so. वो 20 साल में आपका पैसा 8-16 गुना हो चुका होगा. एंड 13% लाने के लिए तो आपको उंगली भी नहीं उठानी है, आपको लिटरली ये रहा इंडेक्स फंड डाल दो और आंखें बंद करके बस रखे रहो. थोड़ा सा और रिस्क लेंगे ना तो 15 भी हो जाएगा, शायद थोड़ा और ले लेंगे 18 भी हो जाएगा. बट इट इज इनसेन हाउ money for a long period of time can change the game for you, but it requires a discipline. और वही डिसिप्लिन सबसे ज़्यादा कम होता है जब आप यंग होते हैं. इसमें मैं 2-3 थॉट्स ऐड करता हूँ. नंबर 1, जैसे अंकुर ने एक बात बताई ना कि पहले इन्वेस्टमेंट करो फिर एक्सपेंस करो, बट अंकुर ये ना प्रैक्टिकली कई जगहों पे बड़ा डिफिकल्ट हो रहा है. होता है. क्यों डिफिकल्ट हो रहा है? क्योंकि आज की डेट में जब बाहर निकल के देखो ना, एक आम आदमी के, मैं मेरे साथ जो ऑफिस में रहते हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ, अगर किसी की 25-30 हज़ार रुपये सैलरी है ना और वो दिल्ली जैसे शहर में रह रहा है, दिल्ली NCR जैसे शहर में रह रहा है, तो उसके खर्चे ही बहुत ज़्यादा हैं. अगर उसके 1-2 बच्चे हैं तो उसके खर्चे ही बहुत ज़्यादा हैं. उसके पास एक्चुअली में ऑप्शन नहीं बचता कि मैं पहले इन्वेस्ट करूँ और बाद में उसको जो है खर्चा करूँ. बट इसमें मेरा थॉट, मुझे जो समझ आया, आई थिंक करना तो सबको ऐसे चाहिए. आइडियल सिचुएशन तो ये है, फर्स्ट इन्वेस्ट एंड देन स्पेंड. बट वो मौके नहीं है हर किसी के पास. मुझे ऐसा लगता है वो मौके बनाने के लिए क्या करना चाहिए कि आपको ये ज़रूर सोचना चाहिए कि अपनी इनकम हम कैसे बढ़ा सकते हैं, रेवेन्यू हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं. राइट, ये थॉट आपके माइंड में. इस यहाँ पे भी एक बैलेंस की ज़रूरत है कि दीवाना नहीं हो जाना बिल्कुल ऐसे कि भाई इतना ही हमें जो है पैसे कमाने, लेकिन ज़रूर सोचें. एक तो ईयर ऑन ईयर इंक्रीमेंट आपका ज़रूर एक होना चाहिए कि मुझे इतना इंक्रीमेंट तो अपने सैलरी में, अपनी रेम्यूनरेशन में करना है, और साथ साथ में और क्या अल्टरनेटिव सोर्स में बना सकता हूँ. कोई छोटा ही सोर्स क्यों ना हो, लेकिन और क्या अल्टरनेटिव सोर्स में बना सकता हूँ, वो ज़रूर सोचना है. दूसरी बात, अब अंकुर और मेरे को तो पढ़ने वाली गालियाँ, क्योंकि हमने 13% को एक अच्छा रिटर्न बता दिया है, और वो भी पर एनम. तो हम तो पापी हो चुके हैं भाई. ठीक है, मैं कोट करूँगा यहाँ पे राकेश झुंझुनवाला साहब को. उनके हिसाब से अगर कोई 18% रिटर्न दे रहा है ना, वो खुदा है. तो हम खुदा से 5% कम ही तो हैं बस. तो एंड 13% जैसे बताया इंडेक्स फंड हमने कई बार डिस्कस किया है. आई थिंक कमाल का रिटर्न है वो. एंड मेरे तो अंदर का वो इन्वेस्टर बाहर आ रहा है, भाई प्लीज़ जाओ SIP शुरू करो जल्दी से जल्दी.